A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 30th of April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Long and Tortuous. देखो long का मतलब बहुत लंबा and tortuous का जो मीनिंग होता है वो होता है tangled या twisting, जिसको आप टेढ़ा मेढ़ा या उलझा हुआ कह सकते हैं. ऑन वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शंस थे, ओके, और वो इलेक्शंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहे, बहुत लंबे चले. 8 फेजेस के अंदर, 8 चरण के अंदर वो इलेक्शंस कंटिन्यू हुए एंड टॉर्चर्स, और बहुत उसमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, राइट. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. With the 8th phase in West Bengal on Thursday, ये जो थर्सडे था, वीरवार था, मतलब उस दिन 8 फेज के 8 चरण के जो इलेक्शंस थे, चुनाव थे वेस्ट बंगाल के अंदर, क्या हुए, वो खत्म हुए. अ लॉन्ग एंड टॉर्चियस. हालांकि ये जो इलेक्शन का जो फेज था, ये जो चरण थे बहुत ज्यादा लंबे थे. एंड टॉर्चियस, टॉर्चियस का मतलब हो गया टेंगल्ड, उलझे हुए. ट्विस्टिंग मतलब लड़खड़ाते हुए. इलेक्शन प्रोसेस, और ये जो इलेक्शन प्रोसेस था वो बहुत ही उलझा हुआ था और लड़खड़ा रहा था. हैज कंक्लूडेड, एंड फाइनली वो फिनिश हो गए. कंक्लूडेड का मतलब यहाँ पे एंडेड इन 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी. एंड फाइनली जो 8 फेज के जो इलेक्शंस थे वो कौन कौन से स्टेट्स में हो रहे थे? केरला, तमिलनाडु, असम एंड वेस्ट बंगाल, और एक यूनियन टेरिटरी जो कि पौंडीचेरी. इन सारी 5 जगह पे क्या थे, इलेक्शंस हो रहे थे. एंड फाइनली इन 5 जगहों पे 8 फेजेस के जो 8 चरण के जो इलेक्शंस थे वो खत्म हुए. कब खत्म हुए? ये मतलब अभी फिलहाल खत्म हुए थर्सडे को. एंड टू द रिलीफ ऑफ द मोस्ट इलेक्टर्स, देखो टू द रिलीफ का मतलब आराम होना. टू द इलेक्टर्स, इलेक्टर्स का मतलब है मतदाताओं के लिए. एंड कैंडिडेट्स, और जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया हुआ था, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, और जितने भी मतदाता थे उन सभी के लिए, एटलीस्ट इस पेंडेमिक के दौरान, इस कोविड के जो सेकंड वेव फिलहाल चल रहा है, फाइनली वो इलेक्शन खत्म हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा राहत मिला सभी मतदाताओं को. और जिन्होंने उम्मीदवारी अपनी प्रस्तुत की है कैंडिडेट्स ने, उनके लिए भी क्या है, थोड़ा आराम मिला, राइट. द इलेक्शन स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का मतलब हो गया डिस्प्ले या साइट, सीन कह सकते हो जिसको. वॉज ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब हो गया कहीं ना कहीं आपका क्रश करना या इन्वेड करना. और जो सीन था, इलेक्शन का जो दृश्य था, वो क्या था, ओवरटर्न. ओवररन का मतलब हो गया उसको क्रश कर दिया गया, उसको कंप्लीटली उसको किसने खराब कर दिया? कोविड-19. क्योंकि कोविड-19 का ये दौर चल रहा था, और कोविड-19 ने क्या किया, पूरे के पूरे इलेक्शंस को क्या कर दिया, क्रश करके रख दिया, पूरे के पूरे इलेक्शन को स्पॉइल करके रख दिया. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अपोजिंगली का मतलब होता है सैडली या पेनफुली. स्टैगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना. फॉल्टर्ड या स्टम्बल्ड करना, स्टम्बल्ड का मतलब लड़खड़ाना. फेज ऑफ वोटिंग, मतलब क्या था, ये पूरा जो इलेक्शन था, ये चुनाव था, उसने कोविड-19 ने उसको क्या कर दिया, ओवररन कर दिया. यानी उसके ऊपर पूरा का पूरे इलेक्शन को उसने क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया. और जो लास्ट फेज था इलेक्शन का, वो क्या था, बहुत ज्यादा पेनफुली स्टैगर्ड का मतलब बहुत ज्यादा लड़खड़ाया. फेजेस ऑफ वोटिंग, यानी लास्ट जो फेज था उसमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोविड-19 का जो फिलहाल जो एक सेकेंड वेव चल रहा है, उसने वेस्ट बंगाल को ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री को क्या करके रख दिया, स्टैगर्ड करके रख दिया, हिलाकर रख दिया है. और लास्ट फेज था जो इलेक्शन का, उसको बुरी तरीके से इंपैक्ट किया. द करेंट साइकिल हैज एडेड टू ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंसर्न दैट have emerged regarding election in India in recent year. देखो, and current cycle, ये जो फिलहाल की जो प्रक्रिया है, किसकी बात की जा रही है, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रोसेस है उसकी बात करें. हैज एडेड, उसने क्या किया है, जो इलेक्शन का ये प्रक्रिया है उसने ऐड कर दिया है अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंसर्न का मतलब चिंता, ग्रोइंग का मतलब बढ़ना. तो मतलब चिंताएं बढ़ रही हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकल कर आए जिसने चिंताओं को बढ़ा दिया. दैट हैव इमर्ज्ड का मतलब होता है किसी चीज का उभर कर आना. मतलब ये जो फिलहाल जो प्रोसेस चला है इलेक्शन का, इस प्रोसेस ने क्या किया है,
जो चिंताएं है ना, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, जो चिंताएं हैं उनको क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। हाउ इमर्स्ड रिगार्डिंग इलेक्शन, और ये जो चिंताएं हैं किसको लेकर आई हैं, ये चिंताएं इलेक्शंस को लेकर, यानी चुनाव को लेकर आई है इंडिया के अंदर इन रिसेंट ईयर, मतलब पिछले कुछ सालों से अगर बात की जाए तो चुनाव को लेकर बहुत सारी चिंताएं निकल कर आई हैं। वो क्या है देखते हैं। इफ इलेक्टोरल, देखो इफ इलेक्टोरल, इलेक्टोरल का मतलब है निर्वाचन समिति जो होती है, जो इलेक्शन को कंडक्ट करती है, यहां पर हम ईसीआई के लिए यूज कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। इफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का मतलब हो गया अधेयर या अटैचमेंट होना, किसी बंधन से बंधे रहना, फॉर मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज इमर्स्ड एज एन opioid इंस्ट्रूमेंट वेल बिफोर द करंट राउंड ऑफ इलेक्शंस। देखिए इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इफ इलेक्टोरल यानी अगर हमारा जो निर्वाचन समिति है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, बाउंड्स, बाउंड्स का मतलब हो गया जब आप किसी के लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अधेयर, मतलब किसी के साथ आप बिल्कुल क्या होते हैं, किसी के लिए आप अटैचमेंट, किसी के साथ बंधे हुए होते हैं किसी बंधन के अंदर। क्या अगर हमारा ईसीआई फॉर मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब किसी को क्या करना, किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज है उसको किसी भी तरीके का कॉन्ट्रीब्यूट करना, उसके इलेक्शन के अंदर उसको फायदा करना, इमर्स्ड एज उभर कर आना, एज एन ऑप्यूक, ऑप्यूक का मतलब होगा, ऑप्यूक का मतलब ड्यूबियस एंड इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट और ड्यूबियस का मतलब हो गया अस्पष्ट या संदेहजनक, जिसको आप बोल सकते हैं। वेल बिफोर द करंट राउंड ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शंस के स्टार्ट होने से पहले अगर हमारा इलेक्टोरल किसी भी तरह का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन करता है, तो ये क्या निकल कर आता है, इमर्स्ड एज एन ऑप्यूक इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम निकल कर आता है जो बहुत ज्यादा अस्पष्ट है, ड्यूबियस है, एंड अ सीरियस कॉज ऑफ वरी थ्रू ऑल 8 फेजेस, अ सीरियस कॉज ऑफ वरी थ्रू ऑल 8 फेजेस हैज बीन द persistent, persistent का मतलब होता है यहां पर स्ट्रॉन्ग, स्टेडफास्ट या कंटिन्यू, लगातार, doubts over the fairness and autonomy of the election commission of India। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बताने की कोशिश क्या की गई है कि इनडायरेक्टली ईसीआई के ऊपर इस चीज के चार्जेस लगे हैं कि उसने बीजेपी को कहीं ना कोई कंट्रीब्यूट किया है, उसका बेनिफिट किया है, तो उसके ऊपर इस चीज के चार्जेस लगे हैं, राइट। A serious cause or worry, तो यहाँ पे चिंता वाली बात तो है। थ्रू ऑल 8 फेजेस, जितने भी 8 चरण के जो इलेक्शन हुए हैं, हैज बीन द परसिस्टेंट डाउट, उन सभी पर लगातार इस बात को लेकर संदेह रहा है, डाउट रहा है, ओवर द फेयरनेस, क्या ये जो इलेक्शंस हैं वो फेयर तरीके से कराए गए हैं, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब हो गया सेल्फ डायरेक्शन या लिबर्टी, स्वराज बोलते हैं जिसको आप, यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, मतलब उसके ऊपर इस चीज के दावे किए गए हैं, इस चीज के चार्जेस लगे हैं एक तरह से, उसको इस तरीके को उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है ईसीआई को। व्हाई सो? बिकॉज उसके ऊपर इस चीज के क्रिटिसिज्म लगे हैं, चार्जेस लगे हैं, कहीं ना कहीं उसने इनडायरेक्टली बीजेपी को कंट्रीब्यूट किया है, किसमें, इलेक्शंस के अंदर। और ये पूरे के पूरे 8 फेजेस के जो इलेक्शन है, क्या ये प्रॉपर तरीके से, फेयरनेस तरीके से ऑर्गेनाइज हुए, क्या ये फेयरनेस तरीके से इनको किया गया, तो ये चीज के मतलब अब एक क्वेश्चन मार्क है। द ECI मेड, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेड अनप्रेसिडेंटेड सीजर ऑफ कैश, हालांकि मतलब बात की जाए अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब नेवर हैपेंड बिफोर, और अनएग्जाम्पल्ड मतलब ऐसा उदाहरण पहले कभी नहीं हुआ, या नेवर हैपेंड बिफोर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेड, हालांकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है, सीजर्स का मतलब होता है जब्त करना किसी चीज को, कैप्चर्स या कैचेस जिसको आप बोलते हो जब्त करना, हालांकि ईसीआई ने जब्त किया क्या, कैश को जब्त किया है, या दूसरी आइटम्स थी जिनको उनको जब्त किया है, दैट वर टू मीन टू बी यूज इन इन्फ्लुएंस द वोटर्स, जो कि इलेक्शंस में गड़बड़ी करने के लिए यूज किए जाते थे, यानी वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वोटर को प्रभावित करने के लिए उस कैश का या दूसरी जो आइटम्स थी उनका यूज किया जाना था, और ईसीआई ने उनको क्या किया, सीजर किया, कैप्चर किया, उसको जब्त किया। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टी वाइज ब्रेकअप ऑफ सच प्रिवेंटिव मेजर्स, लेकिन ईसीआई के ऊपर इस चीज के चार्जेस भी लगे कहीं ना कहीं कि ईसीआई ने पार्टी वाइज ब्रेकअप नहीं किया, मतलब पार्टी वाइज उसने क्या किया, सच प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी पार्टी वाइज उसको क्या करना था, प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव का मतलब हो गया प्रिकॉशनरी, ओके, प्रिकॉशनरी का मीनिंग हो गया जिसमें आप सामने मतलब बहुत ज्यादा
बारीकी से जो मेजर्स लिए जाने थे, प्रिवेंटिव सुधारात्मक जिसको आप बोलते हैं, मेजर्स का मतलब एक्शंस हो गए, तो पार्टी वाइज जो सुधारात्मक जो स्टेप्स लिए जाने थे वो नहीं किया। यानी एक पर्टिकुलर पार्टी को इग्नोर करके सभी पार्टीज के खिलाफ मतलब क्या किया गया, इस तरह के सीजर्स किए गए या उसको टारगेट किया गया। देखो नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा आपको, द एब्सेंस ऑफ पार्टी वाइज ब्रेकअप ऑफ सच प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब कहीं ना कहीं पार्टी वाइज जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे, सुधारात्मक जो एक जो कदम लिए जाने थे, उनका क्या था, एब्सेंस था, बिल्कुल वो कंप्लीटली इग्नोर किए गए कहीं ना कहीं। पार्टीज अपोज टू द भारतीय जनता पार्टी हैव एलिस्ड का मतलब कहीं ना कहीं इस बात का दावा करना, एलिस्ट का मतलब सो कॉल्ड सपोज्ड, राइट। तो कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टीज थी एक्सेप्ट बीजेपी को छोड़कर जो दूसरी पार्टीज वहां पर थी, उन्होंने एलिज का मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज पर ब्लेम करना, आरोप लगाना, उन्होंने आरोप लगाया ईसीआई के ऊपर, क्या, दैट they were specifically targeted in such operation। और कहीं ना कहीं किस चीज के चार्जेस लगे हैं कि बीजेपी को छोड़कर जितनी भी दूसरी पार्टीज थे उनके ऊपर स्पेशली उनको टारगेट किया गया और उनके सर्च ऑपरेशन किए गए। कहीं ना कहीं उनका जो उनकी ऑनेस्टी है उसको पॉइंट आउट किया गया, और कहीं ना कहीं मतलब किसी तरह के जो सीजर्स ऑफ कैश की बात की जाए या अदर आइटम्स की बात की जाए, तो सर्च जो ऑपरेशंस थे वो दूसरी पार्टीज के साथ किया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी थी उसको कंप्लीटली उसको क्या किया, इग्नोर किया गया। उसके उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी तरह का सर्च ऑपरेशन नहीं किया गया। और ये जो है ये किसने क्लेम किया है, ये ब्लेम किसने लगाया, जो दूसरी पार्टीज है उन्होंने कहा कि जो ईसीआई का जो रवैया है कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में है और दूसरी पार्टीज के अगेंस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईसीआई बीजेपी को कहीं ना किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जहां पे सर्च ऑपरेशन की बात की गई तो हमें ही पर्टिकुलर पार्टीज को टारगेट किया गया, बीजेपी को टारगेट नहीं किया गया, राइट। तो ये फर्स्ट स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखो, इलेक्शन यहाँ पे नाउन हो गया, तो टॉर्चियस यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया आपका, ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। हैज कंक्लूडेड आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। वॉज ओवररन ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, बी का पास्ट फॉर्म वॉज होता है तो यहाँ पे ओवररन का ये थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। फेज आपका नाउन हो गया तो स्टैगर्ड आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है। ग्रोइंग लिस्ट आपका नाउन हो गया तो ग्रोइंग आपका हो गया V1 प्लस ing जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं यहाँ पे। इलेक्टोरल यहाँ पे सिंगुलर का बाउंड्स, यहाँ बॉन्ड्स यहाँ पे सिंगुलर आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज कर लिया। अनप्रेसिडेंटेड सीजर्स आपका नाउन है तो अनप्रेसिडेंटेड आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया यहाँ पर, जिसका मतलब होता है नेवर हैपेंड बिफोर, जो पहले कभी ना हुआ हो। हैव अलीज्ड ये देखो यहाँ पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया, क्योंकि दूसरी पार्टीज थी, पार्टीज प्लूरल था तो इसलिए आपने हैव यूज कर लिया। उसके बाद एलिज्ड का आपने थर्ड फॉर्म एलिज्ड यूज कर लिया। was specifically targeted देखो यहाँ पर आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, दे आपका सब्जेक्ट प्लूरल था तो इसमें वर्ब भी प्लूरल यूज कर ली। बी का पास्ट फॉर्म was या वर होता है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर हो गया। उसके बाद टारगेटेड आपने V3 यूज कर लिया। आफ्टर दैट अगर मैं बात करता हूँ पर्पल कलर में आपको जो दिखाई पड़ रही है वो सारे के सारे आपके क्या हैं, वो आपके फ्रेजेस हैं। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या आप इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं, और ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। द सिलेक्टिव ईगरनेस, देखो सिलेक्टिव ईगरनेस का मतलब विलिंगनेस बोल सकते हो, इच्छा बोल सकते हो, एलेक्रिटी बोलते हो, एलेक्रिटी का मतलब उत्सुकता, राइट। मतलब सिलेक्टिव जो एक मतलब एक तरीके से बिल्कुल कैलकुलेटेड जिसको आप बोल सकते हो, ईगरनेस उत्सुकता की बात की जाए। और सेंट्रल एजेंसीज इन इन्वेस्टिगेटिंग, मतलब कहीं ना कहीं जितने भी सेंट्रल जो एजेंसीज थी उनका जो सिलेक्टिव ईगरनेस था, कहीं ना कहीं उनका जो उत्सुकता थी वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड थी, बहुत ज्यादा क्या था, नपी तुली थी। इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स, जहां तक इन्वेस्टिगेट का करना, क्राइम इन्वेस्टिगेट का छानबीन करना, क्राइम्स turns up the heat on the non-BJP state government and the parties। अगर बात की जाए जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज थी उनका जो एक उत्सुकता थी वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड थी, बहुत ज्यादा नपी तुली थी। किस केस को लेकर, इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स, जो क्राइम्स को अगर उनको छानबीन करनी थी तो उस क्राइम के प्रति जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी जो उत्सुकता थी वो बहुत नपी तुली थी। टर्न्स अप द हीट ऑन नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्टीज, टर्न्स अप द हीट ऑन, और ऑब्वियस सी बात है मतलब ज्यादातर मतलब टर्न्स अप द हीट ऑन नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्टीज ड्यूरिंग द इलेक्शन।
और कहीं ना कहीं मतलब जितने भी ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उन्होंने अपना जो क्या है हीट, अपना जो गुस्सा है जनरली, मतलब अगर बात करते हैं ज्यादा स्ट्रिक्ट किन के खिलाफ रही, वो जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उन्होंने अपना ज्यादातर जो है ना जो हीट है, ज्यादातर जो गुस्सा है वो किन पार्टीज के ऊपर किया, जनरली उन्होंने नॉन बीजेपी स्टेट्स जितने भी थे, नॉन बीजेपी स्टेट्स थे या पार्टीज थी, उनके ऊपर अपना गुस्सा एक तरीके से क्या किया, अपना गुस्सा जाहिर किया, या उनके खिलाफ क्या की गई, इन्वेस्टिगेट किया गया उनको ड्यूरिंग द इलेक्शन के दौरान। दिस रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ टिल्टिंग द बैलेंस इन द कॉन्टेस्ट। और इस वजह से क्योंकि जो सेंट्रल जो एजेंसीज थी उनके ऊपर भी इस चीज का कहीं ना कहीं क्या लगा, ब्लेम हुआ है इस चीज का कि उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को क्या किया, बीजेपी को इग्नोर करके दूसरी पार्टीज को क्या किया है, टारगेट किया है कहीं ना कहीं। और इससे क्या हुआ, दिस रेज्ड, बढ़ा देना, द पॉसिबिलिटी, संभावना ऑफ टिल्टिंग। टिल्टिंग का मतलब होता है रिक्लाइन या बैंड, बैलेंस इन द कॉन्टेस्ट, झुकाव जिसको आप बोल सकते हैं। और इससे क्या होगा, जो इलेक्शन का जो बैलेंस था ना उसका झुकाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि इलेक्शन की जो पॉसिबिलिटीज थी उसका जो बैलेंस था उसमें कहीं ना कहीं झुकाव आ जाएगा। फ्री फेयर एंड पीरियोडिक इलेक्शंस, फ्री फेयर, फ्री बिल्कुल मतलब आजाद जिसको आप बोल सकते हो, फेयर बिल्कुल ऑनेस्ट ईमानदार बोल सकते हो, पीरियोडिक इलेक्शंस जो समय के हिसाब से जो इलेक्शंस होते हैं, और इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, फीचर का मतलब क्वालिटी हो गया, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र हो गया। यानी हमारे लोकतंत्र के अंदर की चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि टाइमली इलेक्शन होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, और बहुत ज्यादा फेयर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। ये हमारी डेमोक्रेसी का क्या है, फीचर है, एक क्वालिटी है। इलेक्शंस आर अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी। और इलेक्शंस क्या होता है, इलेक्शंस अल्टीमेट, अल्टीमेट एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर फॉर द पीपल, मतलब इलेक्शन लोगों के पास एक अवसर देता है टू होल्ड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके प्रतिनिधि जो होते हैं, जो भी पर्टिकुलर सरकार बनाते हैं उस टाइम, तो लोगों को इस बात के लिए मतलब अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इलेक्शन क्या करता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि जो उनके जो प्रतिनिधि हैं अगर कल को वो कोई भी काम नहीं करते हैं तो उनको क्या किया जा सकता है, उनको अकाउंटेबल किया जा सकता है, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है, जिम्मेदार बनाया जा सकता है कि आपने ये काम नहीं किया। तो ये चीज किससे पॉसिबल होती है, इलेक्शन के थ्रू पॉसिबल होती है। इलेक्शन साइकिल, हालांकि जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, आर यूजली नॉट डिसरप्टिव, ये आमतौर पर इसको डिसरप्ट नहीं किया जा सकता, इंटरप्ट नहीं किया जाता, इसको बाधित नहीं किया जाता है। इवन इन चैलेंजिंग सिचुएशन, चाहे सिचुएशन कितनी ही चैलेंजिंग क्यों ना हो, आमतौर पर जो इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसको उसको बाधित नहीं किया जाता है, फॉर दिस रीजन, और इसी वजह से, राइट। आयरोनिकली, आयरोनिकली का मतलब होता है स्टाइलिकली, जब स्टाइल जिसको बोलते हैं, स्टाइलिकली मतलब हो गया कमेंटिंग वे, जब आप किसी को कमेंट करते हो, किसी भी कमेंट के वे से, इलेक्शन कैन ऑल्सो बी इजिली मैनिपुलेटेड। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं कमेंटिंग वे में अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्शंस को भी क्या किया जा सकता है, कैन बी इजिली मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेट का मतलब क्राफ्टली, क्लेवरली, मतलब कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं जिसको क्राफ्टली, बड़ी चालाकी से उसको क्या किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है इनटू एन इजी एस्केप, इनटू एन इजी एस्केप रूट फॉर अकाउंटेबिलिटी। लेकिन इलेक्शन को किसी भी क्राफ्टली, बड़े चालाकी से उसको एक एक रूट की तरह भी यूज किया जा सकता है, एक जरिए की तरह यूज किया जा सकता है, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी जो होती है, किसी की जिम्मेदारी जो होती है, उससे बचा जा सके। तो ये डिपेंड करता है, मैंने इसको मैनिपुलेट किया जाता है, उसको मैनिपुलेट का मतलब तिगड़मबाजी भी होता है, क्राफ्टली होता है, बड़ी चालाकी से इसको क्या किया जा सकता है, इसको एस्केप रूट की तरह, एक बचाव के रूट की तरह इसको यूज किया जा सकता है, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी से बचा जा सके, जिससे जिम्मेदारी से बचा जा सके। दिस सेट ऑफ असेंबली इलेक्शंस, अभी ये फिलहाल जो इलेक्शन हुए हैं 8 फेजेस के अंदर, इन द मिडेस्ट बीच के अंदर ऑफ द पेंडेमिक, जो कोविड-19 के दौरान ये अभी ये 8 फेज के इलेक्शंस हुए हैं, डिड नॉट जनरेट, जनरेट का मतलब प्रोड्यूस करना, पैदा करना, एनी मीनिंगफुल डिबेट ऑन द पब्लिक हेल्थ और अकाउंटेबिलिटी। मतलब ये बहुत ज्यादा यूजलेस टाइप से उन्होंने, मतलब बहुत ज्यादा यूजलेस तरीके से ये क्या किए गए हैं, एग्जीक्यूट किए गए हैं। और ये जो सेट ऑफ इलेक्शंस थे इनके दौरान, हालांकि इनको कब ऑर्गेनाइज किया गया, पेंडेमिक के दौरान, कोरोना के दौरान इसको क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। और इनसे कोई भी पब्लिक, अगर इससे कोई भी मीनिंगफुल डिबेट, यानी पब्लिक हेल्थ को लेकर कोई मीनिंगफुल डिबेट नहीं हुई, और ना ही किसी की अकाउंटेबिलिटी, ना ही किसी की जिम्मेवारी
डिसाइड की गई। यानी ये जो इलेक्शंस हुए हैं सिर्फ कंप्लीटली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर किए गए। इसमें लोगों का हेल्थ को कंसीडर नहीं किया गया, लोगों के बेनिफिट्स को कंसीडर नहीं किया गया, किसी की जिम्मेदारी को क्या नहीं किया गया, कंसीडर नहीं किया गया। बाय डिनाइंग का मतलब मना करना हो गया। द क्राइसिस इन एक्शन एंड मैसेजिंग, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, डिनाइंग, कंप्लीटली इस बात को मना कर दिया। द क्राइसिस इन एक्शन, उन्होंने मतलब ये जो क्राइसिस चल रहा था इन एक्शन, जो फिलहाल कोविड जो कि एक्शन में है, जो कि फिलहाल चल रहा है, बाय डिनाइंग, और उसको कंप्लीटली उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। मना इन द सेंस कहीं ना कहीं कोविड चल रहा था उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रैलीज की, राइट, और बहुत बड़े बड़े मतलब कंपेनिंग की उन्होंने, उसके बावजूद हालांकि मतलब उसको क्या किया जा सकता था, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता था, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज ने सिर्फ अपना एजेंडा ध्यान में रखा और कहीं ना कहीं ये जो क्राइसिस था उसको क्या किया, डिनाई कर दिया, मना कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी राजनीतिक जो पार्टीज थी, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द करंट सर्ज इन द इन्फेक्शन। सर्ज का मतलब हो गया यहाँ पर आपका हाइक या राइज, बढ़ावा। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया किस चीज में, करंट सर्ज इन इन्फेक्शन। अभी फिलहाल इंडिया के अंदर सेकेंड वेव चल रहा है कोविड-19 का, और एक दिन में करीब करीब अगर मैं बात करता हूं मोर देन 3 लाख केसेस क्या होने रजिस्टर हो रहे हैं। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है इस इन्फेक्शन को बढ़ाने में, राइट। कैसे, द बीजेपी वॉज पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजिंग, लेकिन बीजेपी के ऊपर खास तौर पर बीजेपी के ऊपर क्या लग रहा है, रेकलेस या केयरलेस, जिसको बोल सकते हैं कि बीजेपी रही बहुत ज्यादा रेकलेस रही है, केयरलेस रही है, लापरवाह रही है ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि बीजेपी ने किसी भी तरह का प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। और ऑर्गेनाइजिंग बीजेपी ने क्या किया, बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज रैलीज, बहुत बड़ी बड़ी रैलीज को ऑर्गेनाइज किया विद पीपल वॉयलेटिंग, लोगों के साथ वॉयलेट का मतलब उल्लंघन करना, द मैंडेटरी जो जरूरी थे हेल्थ प्रोटोकॉल्स, और जो हेल्थ प्रोटोकॉल्स जो गाइडलाइंस को फॉलो किया जाना था, मैंडेटरी का था रिक्वायर्ड जो गाइडलाइंस थी जिनको फॉलो किया जाना था, लोगों ने उसको क्या किया, वॉयलेट किया, उसका उल्लंघन किया। और बीजेपी को खास तौर पर बीजेपी ने बहुत बड़ी बड़ी रैलीज थी उनको ऑर्गेनाइज किया। और बीजेपी का ये जो बहुत इररिस्पॉन्सिबल क्या था, एक रवैया था, लापरवाह जिसको आप बोल सकते हैं, बेपरवाह जिसको बोल सकते हैं, एक ऐसा रवैया बीजेपी ने दिखाया। द स्पाइक इन इन्फेक्शन, स्पाइक का मतलब हाइक कह सकते, बढ़ावा, इन इन्फेक्शन फ्रॉम दैट इज ऑलरेडी बिगनिंग। और ये जो स्पाइक था कोविड-19 के जो केसेस ऑलरेडी मतलब पहले ही ऑलरेडी बढ़ रहे थे, लेकिन इन रैलीज की वजह से, इन कंपेनिंग की वजह से देयर इज अ ड्रास्टिक राइज इन यू कैन से कोविड-19 केसेस, इन्फेक्शन केसेस। और एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है, मतलब पहले भी ऑलरेडी ये बढ़ रहे थे, लेकिन कंपेनिंग की वजह से और रिलीज की वजह से अब ड्रास्टिक नंबर बढ़ रहे हैं, बहुत बड़े नंबर्स में ये इन्फेक्शन रजिस्टर किए जा रहे हैं। सो दिस इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड स्लाइड। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखो, इन्वेस्टिगेटिंग, यहाँ पर इन क्या हो गया, आपका प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद V1 प्लस ing आप यूज कर लेते हो, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जेरेंड हो गया आपका। ऑफ टिल्टिंग, ये भी आपका O प्लस V1, यानी ऑफ के बाद, यानी ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद V1 प्लस ing जो कि आपका जीरेंड है। टिल्टिंग यहाँ भी यूज कर लिया आपने। आर यूजली नॉट डिसरप्टिव, देखो आर डिसरप्टिव, ये पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। साइकिल प्लूरल था तो इसलिए आपने बी का प्लूरल क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर आर होता है, उसके बाद डिसरप्टेड आपने V3 यूज कर लिया। सिचुएशंस आप यहाँ पर आपका नाउन हो गया, तो चैलेंजिंग यहाँ पर V1 प्लस ing जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। साथ के साथ डिड नॉट जनरेट, ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट में डू का सेकंड फॉर्म डिड यूज कर लिया, तो उसके बाद जनरेट आपने V1 यूज कर लिया। बाय डिनाइंग, बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद V1 प्लस ing जो कि जेरेंड का काम कर रहा है आपका, राइट। द बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और जब पॉलिटिकल पार्टी की आप बात करते हैं तो उसके साथ आर्टिकल द भी लगा देते हैं। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़े वो सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। कंसिडरिंग, इस बात को मतलब समझते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, कंसिडरिंग द अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अनएग्जाम्पल्ड, अनहर्ड ऑफ। अनहर्ड ऑफ मतलब ऐसा उदाहरण पहले कभी नहीं हुआ हो, या ऐसा कभी सुना ना हो, नेवर हैपेंड बिफोर। मतलब ये जो कंसिडरिंग का मतलब यहाँ पर हो गया, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं हुई है, वो पेंडेमिक की, मतलब जो महामारी अभी चल रही है, ऐसी सिचुएशन पहले कभी भी मतलब कभी भी नोटिस नहीं की गई। दीज इलेक्शन शुड हैव बीन क्विक अफेयर,
और ये जो इलेक्शंस थे ये थोड़े जल्दी ऑर्गेनाइज होने चाहिए थे, मतलब पेंडेमिक को ध्यान में रखते तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जो पहले कभी नहीं हुई, और इस पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए दीज इलेक्शन शुड हैव बीन अ क्विक अफेयर विद लिमिटेड कंपेनिंग। और मतलब जो जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे जो अपनी कंपेनिंग कर रही थी, ओके, और जो मतलब ये जो इलेक्शंस थे वो जल्दी होने चाहिए थे, क्विक अफेयर, ये जल्दी ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए थे, और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए थी कि वो अपना जितना भी कंपेनिंग करे वो लिमिटेड वे में करे, ओके। तो ये चीजें पहले ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए थी, राइट। व्हाट हैपेंड वाज द अपोजिट, लेकिन जो कुछ भी हुआ इन इलेक्शंस के दौरान वो बिल्कुल अपोजिट हुआ, जैसा उम्मीद किया गया था उसके अपोजिट ही हुआ। जहां पर हेल्थ प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाना था, कोविड-19 की जो गाइडलाइंस थी उनको फॉलो किया जाना था, उनको वायलेट किया गया। जैसा उम्मीद किया गया था उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ, किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया। जहां पर कोविड-19 के केसेस को कंटेन करना था, रोकना था, वहीं पर उसका ब्लास्ट हो गया एक तरह से, बहुत ज्यादा केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। तो जैसा उम्मीद किया गया था उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। मैसिव रैलीज, बहुत भारी भरकम कह सकते हो, मैसिव ह्यूज रैलीज continued even after COVID-19 numbers began to grow exponentially. Exponentially का मतलब हो गया sharply, significantly, राइट। हालांकि मतलब कोविड-19 के जो केसेस थे ग्रो कर रहे थे, बढ़ रहे थे बहुत ज्यादा, एक्सपोनेंशियली का मतलब बहुत ज्यादा, सिग्निफिकेंटली, शार्पली, उसके बावजूद भी बड़ी बड़ी जो रैलीज थी उनको क्या किया गया, उनको कंटिन्यू किया गया। These assembly elections would most likely be remembered for worsening the health crisis than the heralding political change, right? heralding का मतलब हो गया, रिवर्सिंग का मतलब हो गया ऑगमेंट करना, एग्रीवेट करना, मतलब बढ़ावा देना। heralding का मतलब हो गया अनाउंसिंग, फोरटेलिंग, राइट, घोषणा करना। ये जो असेंबली इलेक्शन है इनको याद किया जाएगा किस बात से, फॉर वर्सिंग, मतलब ये जिसने क्या किया और भी ज्यादा सिचुएशन को खराब कर दिया है। हेल्थ जो क्राइसिस है ऑलरेडी, मतलब इंडिया के अंदर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इतना पहले एडिक्वेट नहीं था, और ये जो असेंबली इलेक्शंस हैं इन्होंने हेल्थ क्राइसिस को और भी ज्यादा ऑगमेंट कर दिया, वर्सन कर दिया, इन्होंने और भी ज्यादा खराब कर दिया। इसको इस तरीके से याद किया जाएगा। देन हेल्डिंग पॉलिटिकल चेंज, मतलब बल्कि राजनीतिक जो एक राजनीतिक चेंज का एक जो जिसको एक अनाउंसमेंट करना था, एक तरह से इसका घोषणा, मतलब हम ये सोच रहे थे कि एक पॉलिटिकल चेंज आएगा, पॉलिटिकल चेंज की घोषणा होगी, उसके बजाय इस असेंबली इलेक्शन ने क्या कर दिया, हेल्थ क्राइसिस को और भी ज्यादा ऑगमेंट कर दिया, और भी ज्यादा क्रिटिकल बना दिया, और भी ज्यादा खराब कर दिया है। और इन इलेक्शंस को, इन हेल्थ क्राइसिस को बढ़ाने के तौर पे याद किया जाएगा। द नेचर ऑफ रिजल्ट्स टू बी अनाउंस्ड, मतलब ये जो अभी रिजल्ट्स हुए, रिजल्ट्स आएंगे इसके 2 मई को आने वाले हैं, राइट। जो अभी इलेक्शंस हुए 8 फेजेस के अंदर उनका रिजल्ट 2 मई को आएगा। विल लाइकली पेल, पेल का मतलब डराने के केस में हो गया, टर्न पेल एज इफ इन फियर, जब कोई भी इंसान डर के मारे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा पेल पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। तो इनके, हालांकि ये जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट 2 मई को क्या होंगे, अनाउंस होंगे। विल लाइकली पेल बिफोर द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब यहां पर हो गया वास्टनेस, मैसिवनेस ऑफ द अनफोल्डिंग क्राइसिस। अनफोल्डिंग का मतलब हो गया ओपन आउट, खुला होना, अनकॉइल होना। क्राइसिस का मतलब कोविड हो गया। मतलब हालांकि ये जो रिजल्ट्स है, इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो 2 मई को आएंगे, लेकिन ये जो क्राइसिस जो कि अनफोल्ड है, जो कि बहुत ज्यादा खुल चुका है, ये क्या करने वाला है, इसके जो सिविरिटी है, मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर सिविरिटी होगी, उसके जो गहनता है, उसकी जो सिविरिटी है जिसकी कोविड की अगर मैं बात करता हूं, ये सभी को क्या करने वाली है, बहुत ज्यादा डराने वाली है। मतलब रिजल्ट तो 2 मई को आएगा, उससे पहले नंबर ऑफ केसेस जो रजिस्टर किए जा रहे हैं कोविड के, वो सभी को क्या करने वाले, बहुत बुरी तरीके से डराने वाले हैं, राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस आर्टिकल। लेट अस डिस्कस सम अदर एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवीजन की। देखो, टॉर्चेस का जो मीनिंग होता है, टॉर्चेस आप मतलब लड़खड़ाना आप बोल सकते हो, उलझा हुआ, जिसको आप बोल सकते हो टेंगल्ड या ट्विस्टिंग आप बोल सकते हो इसको, राइट। ऑप्यूक का मतलब होता है अनक्लियर, जिसको आप बोल सकते हो एस्पोस्ट, जिसको ड्यूबियस बोल सकते हैं, या इम्प्लिसिट भी बोल सकते हैं हम। सीजर का मतलब होता है किसी चीज को जब्त करना, जिसका मतलब कैप्चर होता है या कैचेज होता है। हराल्डिंग का मतलब होता है जिसको आप अनाउंसिंग बोलते हैं, घोषणा करना या फोरटेलिंग करना। फोरटेलिंग का मतलब भविष्यवाणी करना एक तरह से। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कहीं ना कहीं वास्टनेस, विशालता या मैसिवनेस, जिसको आप बोल देते हैं। सो दिस इज योर रिवीजन पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज बेस्ड ऑन कॉमन एरर्स। सबसे पहला कॉमन एरर देखते हैं। अ लॉन्ग एंड tortuous election process has concluded in
4 states, 1 union territory to the relief of most elector and candidate. देखो माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट के बाद अगर आपका कोई नाउन आता है तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, राइट? अब यहाँ पे मैंने इलेक्टर यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, यहाँ पे इलेक्टर्स और कैंडिडेट्स होना चाहिए, बिकॉज मोस्ट के बाद अगर आप काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं इट शुड बी प्लूरल, वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेड अनप्रेसिडेंटेड सीजर्स ऑफ कैश एंड अदर आइटम्स दैट वाज मीant टू बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस वोटर्स। देखिए अगर बात करता हूं, the ECI made unprecedented seizures of cash and other item that was, now please try and understand, देखो ये that आपका relative pronoun हो गया, ये relative pronoun हो गया, और relative pronoun से पहले जो आपका noun या pronoun दिया जाता है उसको आप antecedent बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम antecedent बोलते हैं, और यहाँ पर जो आपका antecedent है वो item से जो कि plural है, तो वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, तो यहाँ पे वॉज नहीं बल्कि वर आना चाहिए, क्योंकि आइटम्स आपका प्लूरल है तो यहाँ पे वर आएगा, राइट? Elections are the ultimately opportunity for the people to hold the elected representative accountable. Right, my dear student, opportunity यहाँ पर noun हो गया, और noun से पहले जिसका place होता है वो आपका adjective का place होता है, और यहाँ पे ultimately तो adverb की तरह यूज किया जा रहा है जो कि गलत है, तो यहाँ पर ly नहीं आएगा बल्कि ly नहीं आएगा, ultimate हो जाएगा, ultimate opportunity हो जाएगा। These assembly elections would most likely be remembered for worsening a health crisis than for heralding political change. My dear student, would most likely be remember, ये पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया है तो बी के बाद थर्ड फॉर्म होना चाहिए, रिमेम्बर्ड होना चाहिए, रिमेम्बर्ड, यहाँ पे V3 लग जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसिव रूल, पैसिव रूल के हिसाब से हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर लेते हैं कुछ इडियम्स और वन सब्स्टिट्यूट वर्ड्स की। सबसे पहले देखो शेड क्रोकोडाइल टीयर, जिसको हिंदी में बोल देते हैं आप मगरमच्छ के आंसू, यानी झूठे तरीके से अपने दुख को जाहिर करना। टू डिस्प्ले फॉल्स इनसिंसियर हाइपोक्रिटिकल सैडनेस और रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब पेन, मतलब जब आप घड़ियाल वाले आंसू जिसको बोलते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब झूठ मूठ का आप अपना दुख दिखाते हैं, रोना दिखाते हैं, उसको बोलते हैं शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। डोंट ट्रस्ट हर, उस पर विश्वास मत करो, शी इज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, वो मगरमच्छ वाले आंसू बहा रही है, मतलब कहीं ना कहीं झूठा दिखावा कर रही है वो रोने का। पोल्स अपार्ट, पोल्स अपार्ट का मतलब होता है हैविंग नथिंग इन कॉमन, मतलब जब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, कुछ भी चीज कॉमन नहीं होती है। दो, हालांकि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, हालांकि राम और श्याम ब्रदर हैं, येट दे आर पोल्स अपार्ट, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग होता है अ सब्जेक्ट और इश्यू ओवर विच देयर इज कंटिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट, जिसको आप बोल सकते हैं झगड़े की मूल जड़, झगड़े की मूल जड़ जिसको बोलते हैं। कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और कश्मीर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा एक झगड़े की जड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। सबसे पहला है टू मच ऑफिशियली फॉर्मेलिटी, मतलब जब बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी की जाती है उसको हम बोलते हैं रैप टेपिज्म। रैप टेपिज्म का मतलब होता है लाल फीताशाही, लाल फीताशाही जिसका मतलब होता है जब बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज की जाती है, औपचारिकताएं की जाती हैं, उसको बोलते हैं। लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, जिसको लिव इन रिलेशनशिप भी बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं कॉन्क्यूबिनेज। कॉन्क्यूबिनेज मतलब बिना शादी किए जब एक आदमी और एक औरत मतलब बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिसको लिव इन रिलेशनशिप भी बोलते हैं, और इसके लिए अगर एक वन सब्स्टिट्यूट वर्ड का यूज किया जाए तो उसको हम बोल सकते हैं कॉन्क्यूबिनेज। कॉन्क्यूबिनेज का मतलब जब मतलब कोई भी अडल्ट मैन और वुमेन जो होता है बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसको कॉन्क्यूबिनेज बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे जो गवर्नमेंट है, सरकार है, या पब्लिक रिकॉर्ड्स जहां पर रखे जाते हैं उसको बोलते हैं आर्चीव। क्या बोलते हैं? आर्चीव। जहां पर जो पब्लिक रिकॉर्ड है या गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड है उसको रखे जाते हैं उसको बोलते हैं आर्चीव। So my dear students, this is all about from my side. Thank you so much for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye bye, take care and have a nice day.